सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को सीजी जॉब एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने टाबा मॉडल के बारे में आपको बताया। आज की इस क्लास में टायलर मॉडल के बारे में हम बात करेंगे। यह भी टाबा मॉडल की तरह ही एक शिक्षण का मॉडल है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में अब नए नए टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए आपको टाबा मॉडल को भी विस्तार से समझना होगा। मैं इस वीडियो में थ्योरी और 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ आपको इस टायलर मॉडल के बारे में विस्तार से बात करूंगा। तो चलिएगा देर न करते हुए सीधे आज की वीडियो पर आते हैं। टायलर मॉडल, ये जो टायलर मॉडल है जिसके जनक कहें या टायलर मॉडल के जो प्रमुख है वो है राल्फ टायलर, और इन्हीं के नाम पर यानी कि टायलर मॉडल जो है राल्फ डब्ल्यू टायलर ने दिया था, इसलिए इसी के नाम पर इसका नाम जो है टायलर मॉडल रखा गया है। ये जो टायलर मॉडल है शिक्षण और पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे प्रसिद्ध और एक सरल मॉडल है, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण और शिक्षण में इस मॉडल का प्रयोग किया जाता है। आखिर ये टायलर मॉडल है क्या चीज़? तो यह मॉडल सीधी रेखा में चलने वाला मॉडल है जिसमें टीचिंग को 4 मुख्य चरणों में व्यवस्थित किया गया है। अर्थात टायलर मॉडल के 4 मुख्य चरण होते हैं। और कौन कौन से ये 4 मुख्य चरण टायलर मॉडल के होते हैं? यदि हम इसको चरण कहें या फिर 4 प्रश्न कहें, चूंकि टायलर मॉडल पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित है, इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण के दौरान 4 प्रश्नों को ध्यान में रखना होता है, या कहें 4 चरण को ध्यान में रखना होता है। 4 प्रश्न या 4 चरण हम कह सकते हैं। उनमें से सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य। इनका यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण का क्या उद्देश्य होना चाहिए। जिन बच्चों के लिए हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं उनके निर्माण करने के लिए क्या उद्देश्य होने चाहिए, अर्थात हम बच्चों को क्या सिखाएं और छात्र क्या सीखेंगे, यानी कि क्या सिखाएंगे, ये एक उद्देश्य है। और बच्चों के लिए पहला जो प्रश्न है यही होता है पाठ्यक्रम निर्माण के दौरान, अर्थात क्या सिखाएं जो बच्चों के जीवन के अनुकूल हो। यह शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित करता है, और वो चीज़ बच्चों को सिखाया जाए जो बच्चा क्या कर सके, समझ सके। ठीक है। दूसरा आता है वो है आपका लर्निंग एक्सपीरियंस, अर्थात अधिगम अनुभव। अब अधिगम अनुभव यानी कि सीखने के तरीके की बात यहाँ पर की जाती है कि कौन से तरीका से तात्पर्य कैसे सिखाएं। अब बच्चों को क्या सिखाना है ये तो हमें समझ में आ गया पहले बिंदु से। दूसरे बिंदु से हम ये समझते हैं कि बच्चों को सिखाएंगे तो कैसे सिखाएंगे। सिखाने के लिए कौन कौन से विधियों का प्रयोग करेंगे, कौन कौन से गतिविधियों का प्रयोग करेंगे, अर्थात बच्चों को कैसे सिखाएंगे, किन किन गतिविधियों का उपयोग करके सिखाएंगे, कौन कौन से एक्टिविटीज़ उपयोग करेंगे। हम बच्चों को जैसे चार्ट से सिखाते हैं, प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाते हैं, विभिन्न टीएलएम का उपयोग करके सिखाते हैं। तो ये सभी क्या है भाई, एक्टिविटीज़ हैं, शिक्षण अधिगम सामग्रीज हैं, और इसी के माध्यम से हम बच्चों में अधिगम के अनुभव उपलब्ध कराते हैं। क्लियर है। तृतीय पॉइंट पर बात करें, तीसरे बिंदु पर बात करें, यह है हमारा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। अब हमें 2 चीजें समझ में आ गया, क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं। अब सिखाने का एक संगठन होता है, एक निश्चित क्रम होता है। भाई मान लो आप कक्षा 1 के बच्चों को सीधा आप जो है शब्द बनाना थोड़ी सिखा दोगे। सबसे पहले बच्चा वर्णों को जानेगा, स्वर व्यंजन की समझ उसको आएगी, मात्राओं की उसको समझ आएगी, तब बच्चा क्या सीखेगा, शब्द निर्माण करना सीखेगा। अर्थात एक निश्चित क्रम होता है, और उसी निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। अर्थात सामग्री को किस क्रम में सिखाना है, एक क्रम हो, जैसे सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात। अब सरल से कठिन यानी कि
भाई बच्चे अनार आम को सरलता से समझेंगे, डायरेक्ट आप शब्द सिखा दोगे तो थोड़ी समझेगा। तो पहले सरल चीज को सिखाएं, उसके बाद जब बच्चा सरल चीजों को जान लेगा तो हम कठिन चीजों की तरफ आएंगे। इसी तरह से अब जब हम मान लो हम बच्चों को अ सिखा रहे हैं, अब अ को सिखाने के लिए हमने सरल से कठिन की ओर हम जा रहे हैं। अब इस दौरान ज्ञात से अज्ञात यानी कि अ सिखाने के लिए हम ठोस चीजों का उपयोग करें, और वो ठोस चीज क्या होना चाहिए? ज्ञात वस्तु। यानी अ से हम बच्चों के सामने अनार रख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चा जान रहा है कि अ से अनार, ये अनार होता है। अ से और कुछ भी शब्द या वर्ण, कोई भी शब्द जिसके प्रथम वर्ण जो है, प्रथम लेटर अ आता हो, ठीक है। जैसे अ से अमर, अ से अचार, आचार बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या करते हैं, बच्चों को लेकर चलते हैं, ठीक है। चौथा आता है मूल्यांकन, यानी कि अब हमने बच्चों को सिखा दिया। देखो पहला काम हमने क्या किया, हमको ये चीजें पता चला कि क्या सिखाना है। दूसरा चीज हमको ये पता चला कैसे सिखाना है। तीसरा चीजें हमने संगठन किया, किस क्रम में संगठन यानी कि किस क्रम में हमको सिखाना है। और चौथा आता है हमारा मूल्यांकन, यानी कि बच्चों के सीखने सिखाने के बाद हम मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन किस चीज का होता है? तो क्या छात्र वो सीख पाए जो उनको सिखाया गया, अर्थात जो उद्देश्य बच्चों को सिखाया गया, क्या वो बच्चा उस चीज के बारे में सीख पाया या नहीं। तो ये चीजें मूल्यांकन डिसाइड करता है। और मूल्यांकन करने के लिए अर्थात बच्चों ने कितना सीखा, क्या नहीं सीखा, ये जानने के लिए या तो हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, चाहे वो एग्जाम के माध्यम से हो, यानी कि ये जो टेस्ट है दो तरीके से हम ले सकते हैं, एक तो रिटर्न में और एक जो है मौखिक में, इंटरव्यू के माध्यम से, ठीक है, लिखित या मौखिक। क्लियर है? तो दो तरीके से हम जो है उनका टेस्ट ले सकते हैं। उनसे हम क्विज पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस जो कि उनके पाठ्यक्रम से ही संबंधित हो, या फिर हम उनको मौखिक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अर्थात जिस टॉपिक के बारे में हमने बताया। जैसे मैंने अभी कहा कि हम जो है बच्चों के अ के बारे में हमने बच्चों को क्या किया, पढ़ाया, सिखाया। अब इस अ के बारे में हम बच्चों से मौखिक जो है ओरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अर्थात ऐसे शब्द बताओ बच्चों जिसमें प्रथम अक्षर या वर्ण कहें, प्रथम वर्ण जो है आपका अ से शुरू होता है। अब बच्चे अपनी भाषा में बोलेंगे अमचूर, अनार, अमली बोल देंगे, क्योंकि इमली बोलते हैं बच्चे तो उसको अमली बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द बता देंगे जिनका प्रथम उच्चारण अ से शुरू होता है। यानी कि इस तरह से हम ओरल क्वेश्चन पूछकर बच्चों को उनकी समझ का आकलन कर सकते हैं। अब देखिए ये जो टायलर मॉडल है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अब चूंकि ये मॉडल आसान है, व्यवस्थित मॉडल है, लेकिन एक चीज याद रखना, ये एक आसान मॉडल है, व्यवस्थित मॉडल है, एक निश्चित क्रम का पालन कर रहा है। परीक्षा के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव आधारित भी हम इसमें टीचिंग करा सकते हैं और हर स्टेप को जो है क्लियरली इसमें डिफाइन भी किया जा सकता है। ये जो है इसके टायलर मॉडल की क्या है, विशेषता है। लेकिन किसी चीज के यदि वरदान हैं तो उनके अभिशाप भी हैं, यानी कि उनके डिसएडवांटेज भी हैं और उनके जो डिसएडवांटेज हैं, उनकी लिमिटेशंस जिसे हम कहेंगे, ये बहुत ही क्या है, यानी बहुत यह लचीला नहीं है कह सकते हैं, ठीक है, रिगाइड कहें या ये लचीला नहीं है। छात्र की इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता को ये जो है कम ध्यान देता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखकर ये निर्मित नहीं किया गया होता। ये उनकी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस को
कम, व्यक्तिगत भिन्नता को कम ध्यान देता है और बच्चों में जो क्रिएटिव माइंड है यानी कि क्रिएटिविटी को ये कम कर सकती है। तो ये 3 डिसएडवांटेज है जो कि टायलर मॉडल में हमको देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं टायलर मॉडल के कुछ 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को, जो कि आपके इसी टॉपिक से ही संबंधित एमसीक्यू है। सबसे पहला सवाल है हमारा, टायलर मॉडल किसने दिया, यानी कि इसके जनक या इसके देने वाले का नाम। ब्रूनर, स्किनर, टायलर या गगने। तो जो टायलर मॉडल है वो टायलर मनोवैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नाम टायलर मॉडल रखा गया है, तो उत्तर हो जाएगा सी। दूसरा है, टायलर मॉडल किस प्रकार का मॉडल है, चक्रीय है, लाइनर है या एक लाइनर मॉडल है, अर्थात सीधी रेखा में चलने वाला एक मॉडल है। हमने शुरू में ही इसको कहा था। ठीक है, यहाँ पर जो इंडक्टिव मॉडल कौन आता है भाई, इंडक्टिव मॉडल कौन आता है, हमने इसके पहले की क्लास में भी बताया था। जो टाबा मॉडल है वो इंडक्टिव मेथड पर बेस्ड होता है, लेकिन टायलर मॉडल लीनियर मेथड पर बेस्ड रहता है, एक सरल रेखीय गति पर आधारित होता है, याद रखेंगे। क्लियर है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तृतीय क्वेश्चन है, टायलर मॉडल में पहला चरण क्या होता है, इवोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव या मेथड। आपने अभी टायलर मॉडल और उनके 4 चरणों को भली प्रकार से पढ़ा है, और ये जो इवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं ये चौथा चरण में आता है। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये पहला चरण है, यानी कि सबसे पहले उनका उद्देश्य आना है, उसके बाद उनके मेथड आएंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आएगा, संगठन आएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न आता है वो है, देखिए क्या सिखाना है, यह प्रश्न किससे संबंधित है। अब बच्चों को सिखाना क्या है, तो यह किसके अंदर आता है, क्या इनके उद्देश्य आएगा। जी हाँ, बच्चों को क्या सिखाएं ये उद्देश्य तय करता है, ऑब्जेक्टिव तय करता है, और कैसे सिखाएं, ठीक है, 4 अलग अलग, तो ऑब्जेक्टिव ये तय करता है। पांचवा आता है वो है, टायलर मॉडल में कितने मुख्य चरण होते हैं। तो ये जो टायलर मॉडल है इसमें हमने 4 चरण की बात की, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 4 बी। क्लियर है। छठवां प्रश्न की बात करूंगा। छठवां हमारा प्रश्न है, कैसे सिखाना है, यह किस चरण से जुड़ा है। भाई क्या सिखाना है ये तो पहले चरण की बात करता है, कैसे सिखाना है ये दूसरे चरण की बात करता है। ठीक है, तो किस चरण से, ये पहला चरण है, ये चौथा चरण है, और एक्सपीरियंस यानी कि कैसे सिखाना है ये अनुभव तय करता है, क्योंकि बच्चा जब कैसे सिखाएंगे यानी बच्चा खुद उस चीज को अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। अगला 7वां प्रश्न, टायलर जो मॉडल है इसमें अंतिम चरण, तो अंतिम चरण क्या होता है, इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन, क्या यानी कि ऑब्जेक्टिव, कैसे यानी कि एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपका ओ, और इवोल्यूशन यानी कि ई। ठीक है, तो ओए अगर आप इसको एक ट्रिक के रूप में भी अगर लेना चाहो तो ओए करके 2 बार आप जब बोलोगे तो टायलर मॉडल आपका आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप जो है इसके 4 चरणों को भी माइंड में रख सकते हो। ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न है, टायलर मॉडल किस पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऑब्जेक्टिव पर, कंटेंट पर, टीचर पर या स्टूडेंट पर। तो किस पर आधारित है भाई, हमने इनके अलग अलग 4 प्रकारों पर पढ़ा। ये ना तो कंटेंट पर आधारित है, ना टीचर पर, ना स्टूडेंट पर, अर्थात ये उद्देश्य पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम निर्माण के लिए एक उद्देश्य निर्धारित करता है टायलर मॉडल। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट।
प्रश्न 9 है, निम्न में से कौन सा टायलर मॉडल का चरण नहीं है। अब निगेटिव चीज़ें है ना, याद रखना, जो चीज़ें की पॉइंट निगेटिव रहता है ना उसको पहले से आप निगेटिव है तो गोला लगा दो, नीचे में अंडरलाइन कर दो। टायलर मॉडल के चरण नहीं है तो ओए ओए तो है, यानी कि ओए ये दोनों हो गया, और ल्यूशन यानी मोटिवेशन इसके चरण नहीं है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, प्रोत्साहन इसके अंतर्गत नहीं आता है। 10वां देखिए, 10वां प्रश्न है, टायलर मॉडल में ऑर्गेनाइजेशन का क्या अर्थ है, यानी का क्या अर्थ है इसको बताना है। ऑर्गेनाइज करना यानी संगठित करना, ठीक है, मतलब परीक्षा लेना, सामग्री का क्रम तय करना, तो बिल्कुल सामग्री का क्रम तय करना ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, ठीक है, और एक संगठन करना एक निश्चित क्रम में, ठीक है दोस्तों, तो बी हो जाएगा। अगले सवाल, चलिए सवाल नंबर 11वां है, टायलर मॉडल में मूल्यांकन क्यों किया जाता है। भाई अब इसमें मूल्यांकन करने का क्या उद्देश्य हो सकता है, सिखाने के लिए, सीखने की जांच के लिए, खेल के लिए, या समय बिताने के लिए नहीं, तो सीखा कितना उसकी जांच करना है, उसके लिए फिर क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न है, टायलर मॉडल किस क्षेत्र से संबंधित है। समाजशास्त्र से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित, शिक्षा शास्त्र से संबंधित, विज्ञान से संबंधित। बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, याद रखेंगे, क्योंकि टायलर मॉडल किस क्षेत्र से संबंधित है अगर आ गया, इसी तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये जो है आपके शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारा आता है 13 नंबर का, वो है टायलर मॉडल में लर्निंग एक्सपीरियंस का अर्थ बताना है, यानी सीखने का जो अनुभव है। अब सीखने के अनुभव यानी कि अनुभव द्वारा सीखना। अब अनुभव द्वारा कैसे सीखेगा बच्चा, तो कैसे सीखना है, जब बच्चा ये करेगा तो क्या करेगा भाई, वो अनुभव के माध्यम से सीखता है, ठीक है। तो टायलर मॉडल में जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो अनुभव द्वारा सीखना को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 14 नंबर है, टायलर मॉडल का मुख्य फोकस क्या है। टायलर मॉडल का मुख्य फोकस टीचर है, ऑब्जेक्टिव है, तो इसके पहले भी हमने बताया है, टायलर मॉडल का जो मुख्य फोकस है ऑब्जेक्टिव पर होता है, क्लियर है। चलिएगा प्रश्न नंबर 15 देखिए, 15 प्रश्न है, टायलर मॉडल किस प्रकार के क्रम का पालन करता है। तो रैंडम, तो लीनियर, यानी कि इसका उत्तर तो आपको सबको पता है, लीनियर क्रम का टायलर मॉडल जो है पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिएगा, क्या छात्र ने सीखा यह किस चरण से जुड़ा है, यानी कि क्या सीखा, छात्र ने क्या सीखा। जब क्या वाला सवाल आता है तो हमारा इवोल्यूशन इसकी बात करता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, टायलर मॉडल में ऑब्जेक्टिव का निर्धारण किसके लिए किया जाता है। ऑब्जेक्टिव यानी कि यह एक उद्देश्य है, और उद्देश्य का निर्धारण किसके लिए होगा भाई, टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, प्रिंसिपल या पेरेंट्स। इसमें पेरेंट्स प्रिंसिपल का कोई काम नहीं, यानी कि उद्देश्य का निर्धारण बच्चों को क्या सिखाना है इसका निर्धारण स्टूडेंट के लिए किया जाता है, क्योंकि भाई सिखाना तो स्टूडेंट को है ना, ठीक है। चलिए प्रश्न 18 देखिए, 18वां प्रश्न कहता है, टायलर मॉडल की प्रमुख विशेषता। टायलर मॉडल लचीलापन होता है, नहीं। ऑब्जेक्टिव आधारित सत्य है, खेल आधारित है, नहीं। ऑनलाइन आधारित भी नहीं, यानी कि जो टायलर मॉडल है वह ऑब्जेक्टिव आधारित होता है, क्लियर है। प्रश्न 19वां, और आपका ये 19वां प्रश्न उसी ट्रिक को फॉलो करेगा जिस ट्रिक को मैंने बताया है, OE, लेकिन यहाँ पर 2 O है और 2 E है। अब आपको इनको जमाना पड़ेगा। सबसे पहले जिसमें इवोल्यूशन आया वो तो पूर्णतः रॉन्ग हो गया, यानी कि उसको काट दो, ठीक है। एक्सपीरियंस आया, उसको काट दो, क्यों, हमारा ऑब्जेक्टिव ही सबसे पहले आएगा,
यानी कि पहले ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी काट दो तो हमारा सीधा सा उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन और इवोल्यूशन ओए ओए। क्लियर है? तो ये हमारा 19वां और अंतिम प्रश्न है आज की इस सीरीज का, वो है टायलर मॉडल की एक कमी बताना है कि टायलर मॉडल में क्या कमी है। बहुत सरल है, बहुत लचीला है, बहुत कठोर है, बहुत छोटा है। क्या है भाई? तो ये जो है बहुत कठोर है, लचीला नहीं है, बहुत कठोर है ये। ठीक है, क्योंकि ये रिगाइड हमने शुरू में कहा था। क्लियर है? तो ये रहा दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप इनमें से कई सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा, और जब भी टायलर मॉडल अगर आया तो आपके लिए ये अनभिज्ञ ना हो, अनजान शब्द ना हो, अनजान मॉडल ना हो, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आपको टायलर मॉडल के बारे में बेहतर से बता सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।